हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट के थर्ड लेक्चर के बारे में। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से हमें गैसियस स्टेट के अंदर डिफरेंट यूनिट कन्वर्जन देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बहुत ही आसानी के साथ कुछ एक स्पेसिफिक रिलेशन को याद करके कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट गैसेस लॉ के बारे में, जिसमें से हमारा जो सबसे पहला लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। तो जो पुरानी दो वीडियोस थी उनके जो नोट्स हैं वो उन सभी बच्चों को मिल चुके हैं जिन्होंने मेंबरशिप उठा ली है, जिन्होंने उसका फायदा उठा लिया है। अगर आपको भी नोट्स चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में क्वेश्चन के साथ, तो आप भी जाकर मेंबरशिप ले सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सब्सक्राइब बटन के साइड में जो ज्वाइन का ऑप्शन है वहां पर जाके हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड लेक्चर के बारे में। देखिए, जो सबसे पहली बात है हमारे पास, बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैसेस की। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैसेस की, तो हमारी जो है गैसेस को दो टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है आइडियल गैस, एंड सेकंड हमारे पास है रियल गैस। जो सेकंड टाइप की गैसेस होती हैं वो होती हैं रियल गैस। अब देखिए, बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, आइडियल गैस आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, काफी ज्यादा आइडियल है। जो भी हमें लॉज पढ़ने हैं, बॉयल्स लॉ, चोल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैसेस वो होती हैं जो इन सभी लॉज को फॉलो करती है। साथ ही साथ हमारे आइडियल गैस में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में, ये कितना होता है? जीरो। तो आइडियल गैस वो होती हैं जिनके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? जीरो होगा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। और अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो हम आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। आपको पता होगा, अगर हमें गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जीरो है और कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट भी नहीं की जा सकती, तो यहां पर हमारे पास यानी क्या होगा? इनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, राइट। वहीं अगर मैं बात करता हूं रियल गैस, यानी कि जो एक्चुअल में हमें देखने को मिलती है। देखिए, आइडियल गैस एक आइडियल कंसेप्ट है, एक्चुअलिटी में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। रियल गैस हमारे पास, रियल गैस के नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि यहां पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जीरो नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जीरो नहीं होता। कुछ ना कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, तभी तो हम इनको स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है। और अगर हम किसी गैस को लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वो तभी फिजिबल है जब उनमें अट्रैक्शन होगा। तो यानी कि एक्चुअली इन गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये होती है हमारे पास रियल गैस। आइडियल गैस हमारे पास एक आइडियल कंसेप्ट है, एक्चुअल में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम काफी हद तक एक गैस को आइडियल गैस बना सकते हैं। कंडीशन क्या क्रिएट करनी है? कंडीशन सिर्फ इतनी सी क्रिएट करनी है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। अब देखिए, हमें क्या करना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे खत्म होगा? मान लीजिए पहले दो गैसेस पास में थी, अगर इन दोनों गैसेस को मैं बहुत दूर कर दूं, तो अगर दोनों गैसेस बहुत दूर हो जाएंगी तो ये आपस में क्या नहीं कर पाएगी? इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। और अगर इंटरेक्शन ही खत्म हो जाएगा या इंटरेक्शन ही कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने का कोई रीजन ही नहीं बचेगा। सिंपल सी बात है भाई। एक बात सोचो, दो मैग्नेट है, अगर ये पास में है तो क्या होगा? ये मैग्नेट इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा होगा, राइट, और ये मैग्नेट इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा होगा। तो जब तक ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहेंगे, तब तक ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन उनके कौन से पोल इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस मैग्नेट को मैंने यहां से उठा के इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से दूर रख दिया, तो अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लाई नहीं कर रहे। उसी तरीके से अगर मैंने दोनों गैसेस को बहुत दूर रख दिया, उनके मॉलिक्यूल्स को बहुत दूर रख दिया, तो वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कोई अट्रैक्शन भी क्रिएट नहीं होगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? रियल गैस को हम जो है रियल गैस को एक हद तक आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, दूर दूर करना है ना, तो प्रेशर को तो डिक्रीज कर दो, प्रेशर को क्या कर दो? डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वो एक्सपेंड कर पाएगी, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो एक्सपेंड कर पाएगी। और टेम्परेचर को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी तो वो दूर दूर ही जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी इनको मिलेगी, बहुत दूर एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, राइट। अगर हम एक गैस को हीट करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो गैस क्या करती है? एक्सपेंड करती है, सिंपल सी बात है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये वो कंडीशन है, प्रेशर को डिक्रीज करना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, जिससे कि हम एक रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास था टाइप्स ऑफ गैसेस के बारे में, जिसकी हमने बात करनी थी। अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो आप जाकर पहली वीडियो देख सकते हो। पहली वीडियो में हमने कंप्लीट सीक्वेंस आपको बताया था कि हम किस सीक्वेंस में अपनी वीडियोस को बनाने वाले हैं, कौन सा टॉपिक कब देखने को मिलने वाला है, राइट। तो ये थी हमारे पास आइडियल गैस और रियल गैस। अब हम बात करते हैं लॉज की। हमारे पास जो आइडियल गैस है वो कुछ एक लॉज को फॉलो करती है, और उन लॉज की हेल्प से हम कई सारे फिनोमेना जो है उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। और जो पहला हमारे पास लॉ है जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। जो पहला लॉ हम कवर करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है हमारे पास? तो देखिए, बॉयल्स लॉ हमारे पास जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता है। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखिए, मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन में इन सभी के यूनिट कन्वर्जन करवा दिए हैं, किस तरीके से एक प्रेशर को दूसरे प्रेशर में, यानी कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और किस तरीके से वॉल्यूम को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मान के चलिएगा, जो गैसेस के लॉज है इनके अंदर प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन हद से ज्यादा आते हैं। तो वीडियो नहीं देखी है आपने तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको जो है सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन देखने को एक ही जगह पे एक ही छोटी सी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब देखिए, बात करते हैं बॉयल्स लॉ क्या कहता है। देखिए, बॉयल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास ये टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में क्या बताता है? रिलेशन क्रिएट करता है। और ये रिलेशन तभी क्रिएट हो पाएगा जब टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये रिलेशन तभी क्रिएट हो पाएगा जब टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस क्या होगी? कांस्टेंट। क्योंकि अगर टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस वेरी करती रहेगी तो हम एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर को भी इफेक्ट करेगा, वॉल्यूम को भी इफेक्ट करेगा। सिमिलरली टेम्परेचर, जो अमाउंट ऑफ गैस है वो भी इन दोनों पैरामीटर को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन में चार वेरिएबल हो जाएंगे तो उस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे? एक रिजल्ट कैसे निकालेंगे? अगर आप मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन सोल्व करते हो तो आपको चार वेरिएबल से सोल्व नहीं कर सकते, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर आप क्या करते हो? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लेके आते हो, फिर एक वैल्यू निकालते हो। सेम वही चीज है हमारे पास। क्या हमें दो चीजों को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो पाएगा। और वो रिलेशन क्या है हमारे पास? बॉयल्स लॉ कहता है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, for a fixed amount of gas at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. For a fixed amount of gas at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume, right? और कंडीशन क्या है यहाँ पर? प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल्स, ये दोनों हमने क्या कर दिए? कांस्टेंट कर दिए, इनको हम वेरी नहीं करवा रहे हैं। अगर हम क्या करें? इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? हमारे पास एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा, और वो कांस्टेंट हमने मान लिया k आ गया, तो प्रेशर आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू k इनटू 1/v। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रिलेशन, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा? इससे pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो फैक्टर हमारे पास आएगा कांस्टेंट आएगा। मतलब जानिए कांस्टेंट का क्या मतलब है? टीचर्स बता तो देते हैं कि ठीक है भैया, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमें एक रिलेशन समझ में क्या आया? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी। जब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। अब मान लीजिए मैंने क्या किया? प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हुई? घट गई। तो ये तो मेरे पास जो
फैक्टर है जो इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, तो जो इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट आएगा वो ओवरऑल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये क्या आएगी? कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी और जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। यानी कि नेट चेंज जो आएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। जो पहले वैल्यू थी वही हमें अभी देखने को मिल रही है। यानी कि मैं यहां से क्या रिलेशन बता सकता हूं? P1 V1 जो होगा वो P2 V2 के इक्वल होगा। यानी कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम घटा दी। पहले P1 था, V1 था, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम अपने घट जाएगी। तो जो नया प्रेशर आएगा और जो नई वॉल्यूम आएगी वो P1 V1 के जो मल्टीप्लिकेशन है उसके इक्वल ही हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। जो बॉयल्स लॉ है वो हमें क्या बताता है? वो हमें रिलेशन बताता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी और इन दोनों का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कि एक चीज बढ़ा दी तो दूसरी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। और अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो ओवरऑल चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। तो जो पहले वैल्यू थी वही बाद में वैल्यू देखने को मिलने वाली है। यानी कि P1 V1 P2 V2। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की। अब बच्चों को ग्राफ भी समझ में नहीं आते, बच्चे ग्राफ रट लेते हैं। देखो मैं कभी भी फेवर नहीं करता हूं आप ग्राफ रटो। रीजन बिहाइंड दिस, ग्राफ को रटोगे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं होंगे। अब भाई जो जेईई का एग्जाम है, जो नीट का एग्जाम है, जो आईआईटी जेईई का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, उसमें आपको क्या लगता है? जो आपके पास रिलेशंस याद है आपको, उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपने आप से कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देंगे, कहेंगे ये इक्वेशन क्रिएट हो रही है, इसी के बीच में ग्राफ बना दो। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो केमिकल काइनेटिक्स हमने जब की थी तो केमिकल काइनेटिक्स में हर एक ग्राफ में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हुई थी और मैंने आपको एक एक ग्राफ अच्छे से समझाया था कि क्यों यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हो रही है, क्यों स्ट्रेट लाइन आ रही है, किस तरीके की लाइन हमें देखने को मिलेगी। वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा, उसमें एक वीडियो मिलेगी आपको ऑल ग्राफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और जिन बच्चों ने मेंबरशिप ली हुई है वो टेंशन ना लेना, आपको जो है कल सुबह तक जो आज की वीडियो अब चल रही है इसके नोट्स आपको अपलोड देखने को मिल जाएंगे हमारे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, राइट? ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ग्राफ की, बात करते हैं ग्राफ की। इसके बाद न्यूमेरिकल भी देखेंगे, बहुत ही तगड़ा एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, उससे आपको सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल छोटे मोटे न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे क्योंकि छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो है आपके लेवल के नहीं है, ठीक है, वो सबको आते ही है। अब बात करते हैं ग्राफ की। अब देखिए सबसे पहले आपको इक्वेशन को देख के ये समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी या फिर वो एक पैराबोला बनेगा या एक हाइपरबोला बनेगा। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है? प्रेशर जो है हमारे पास वो इक्वल है K × 1/V। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में तो कभी भी 1/, कोई फैक्टर आता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन में तो कोई भी 1/, फैक्टर आता नहीं है, ना ही पैराबोला में हमारे पास आता। लेकिन जो हमारे पास हाइपरबोला इक्वेशन होती है, जो हमारे पास एक हाइपरबोला इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? हाइपरबोला की इक्वेशन होती है y जो होता है वो 1/x, यानी कि 1/ समथिंग के हमारे पास प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। या तो 1/x हो जाए या फिर मान लीजिए 1/x² हो जाए या फिर 1/x³ या 1/x⁴/2, कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास क्या? हाइपरबोला की इक्वेशन। अब देखिए क्या आपको ऐसा ही हाइपरबोला देखने को नहीं मिल रहा कि जो y है वो 1/x के प्रोपोर्शनल है हमारे पास। तो यानी कि ये मेरे पास क्या एक हाइपरबोला क्रिएट होगा। यहाँ पर आप जो ग्राफ बनाते हो ना, हाइपरबोला कैसा आता है? हाइपरबोला कुछ ऐसा देखने को हमें मिलता है, हाइपरबोला कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो आप कहते हो प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऐसा ग्राफ आ रहा है। अरे भाई ऐसा क्यों आ रहा है? स्ट्रेट लाइन बना दो फिर। अगर आपको दिख रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, ऐसा बना दो। ये मान लो ये प्रेशर ले लिया, ये वॉल्यूम ले ली, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। देखो इस पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ और था, वॉल्यूम कुछ और थी। इस पॉइंट पे प्रेशर जो है और कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई। इस पॉइंट पे प्रेशर घट गया और वॉल्यूम और बढ़ गई। स्ट्रेट लाइन बना देते फिर तो। अगर आपको यही दिखाना है एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, फिर तो स्ट्रेट लाइन ही बना देते। क्यों आप ऐसा कर्व बना रहे हो? आप ऐसा कर्व क्यों बना रहे हो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ क्रिएट करते टाइम? क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन कौन सी है? हाइपरबोला की इक्वेशन है ये। और हाइपरबोला में ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c। तो यहाँ पर y = mx + c तो हमारे पास फॉलो अप ही नहीं हो रहा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए यहाँ पे नहीं बनता है। हाइपरबोला हमें देखने को मिलता है। तो हमारे पास क्या ग्राफ है? बहुत सारे डिफरेंट ग्राफ देख लेंगे हम।
देखो एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, हमें पता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, घट जाएगी। तो प्रेशर अगर मैं घटाऊंगा, प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वॉल्यूम इधर की तरफ बढ़ेगी, राइट। तो प्रेशर मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं, तो प्रेशर नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अपना बढ़ जाएगी। और ये ग्राफ इसलिए ऐसा बना है क्योंकि ये हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास है, राइट। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गया पहला ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए किसके बीच में, प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में। अब देखिए प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और 1/वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर और 1/वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हो जाएगी। कैसे, ये मैंने मान लो y ले लिया, ये m हो जाएगा 1/v, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा x, और जो y इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा 0। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हो गई। प्रेशर और वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही, लेकिन प्रेशर और 1/वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं 1/वॉल्यूम दूंगा तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखने को मिलेगी। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और y इंटरसेप्ट क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। देखो y क्या होता है, जो y एक्सिस पे होता है, यानी कि प्रेशर जो 1/v है वो है x, यानी कि x एक्सिस पे होगा। जो y इंटरसेप्ट c क्या होता है, y इंटरसेप्ट t y एक्सिस पे कहां पे कटेगी, तो y इंटरसेप्ट क्या है 0, तो 0 है तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ग्राफ, और जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास इस टाइप का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो है इस टाइप का ग्राफ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है। ये अब हाइपरबोला इक्वेशन नहीं रहेगी अगर मैं 1/वॉल्यूम के साथ ग्राफ प्लॉट करता हूं तो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आ गए, मान लो इसमें क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये मेरे पास प्रेशर है, ये मेरे पास 1/वॉल्यूम है। यहाँ पे अपन ने बना दिया 3 ग्राफ, 1 2 और मान लीजिए मैंने बना दिया 3। ये मेरे पास T1 है, ये मेरे पास T2 है, ये मेरे पास T3 है। और मुझसे पूछा जाए कि बताओ T1 T2 T3 के बीच में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो देखो क्या करना है, एक चीज को कांस्टेंट कर दो, एक चीज को कांस्टेंट कर दो। यहाँ पे देखो अगर मैं एक चीज को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं 1/वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, तो T1 के कोरोस्पोंडिंग में ये प्रेशर है, T2 के कोरोस्पोंडिंग में उसी पे ये प्रेशर है, और T3 के कोरोस्पोंडिंग में ये। तो हमें पता है जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा प्रेशर। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें गैस फिल है, मैंने नीचे से टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया, तो टेम्परेचर जैसे जैसे दूंगा तो गैस इसको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो तेज तेज रैंडमली मूव करना स्टार्ट करेगी, एक दूसरे के साथ कोलिजन ज्यादा करेगी। जो गैस जो बॉक्स का कंटेनर है, जो कंटेनर है उसकी वॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगी, ज्यादा फोर्स से जाके स्ट्राइक करेगी, तो वही तो प्रेशर होता है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए एक फिक्स 1/वॉल्यूम के ऊपर T1, देखो ये मैंने फिक्स कर दिया, ये लाइन मेरे पास फिक्स है, तो T1 के कोरोस्पोंड में ये प्रेशर है, T2 के कोरोस्पोंड में ये, और T3 के कोरोस्पोंड में ये, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है T3 के कोरोस्पोंड में है, फिर T2 और फिर T1। तो मेरे पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T3 सबसे ज्यादा, फिर T2 फिर T1। ये मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा, टेम्परेचर का मेरे को ग्राफ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप कहोगे सर प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में भी ऐसा ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ कि T1 T2 T3 दे रखा है, हमें बताना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा कौन सा कम। अब देखो ठीक है, कर देते हैं। ये मैंने एक और ग्राफ बना दिया, ये मैंने एक और बना दिया। ये मानो T1 है, ये T2 है और ये T3 है। समझ में आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में हाइपरबोला बनता है, तो इस टाइप का ग्राफ आ गया। एक चीज को फिक्स कर दो, मान लो आप कह रहे हो सर आपने पिछली बार तो 1/वॉल्यूम को फिक्स किया था, अब की बार चलो प्रेशर को फिक्स कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर को फिक्स कर देंगे। अब इसके कोरोस्पोंड में देखो ये वॉल्यूम आएगी, इस प्रेशर कोरोस्पोंड में ये वॉल्यूम, इस प्रेशर कोरोस्पोंड में ये, और इस प्रेशर कोरोस्पोंड में ये मेरे पास जो वॉल्यूम है ये किसकी है, ये मेरे पास है T1 की, तो ये मेरे पास हो गया V1, ये मेरे पास हो जाएगी V2, और ये वाली वॉल्यूम हो जाएगी V3। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आने वाले हमारे पास जो लॉज है उसमें हमें पता चलेगा वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिस टेम्परेचर पे होगी वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। तो ये जो V3 है सबसे ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम इस साइड में इंक्रीज हो रही है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर है T3, फिर आ जाएगा T2 और फिर आ जाएगा
T1, तो यानी कि T3 सबसे ज्यादा है, फिर T2 आएगा और फिर आ जाएगा T1। तो ये हमारे पास क्या थे, बॉयल्स लॉ को लेके डिफरेंट हमें ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। आपको नोट्स इनके अवेलेबल हो जाएंगे, इसकी टेंशन मत लेना, सिर्फ फिलहाल कंसेप्ट को समझने में फोकस रखो, क्योंकि लिखने की अब आपको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि लिख के मैं आपको खुद साथ के साथ दे रहा हूं, राइट। चलिए ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीटली बॉयल्स लॉ। अब बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल को लेके। तो न्यूमेरिकल आपको जो है यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है स्टेटमेंट हमारे पास है, और रबर बैलून कंटेन, एक सेकंड अगर वीडियो देख लो कहीं बंद ना हो गई हो, ठीक है, चलो अभी तो चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है रबर बैलून कंटेन सम सॉलिड मार्बल ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml। हमारे पास मान लो एक रबर का बैलून है, इसके अंदर सॉलिड के मार्बल प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मार्बल प्रेजेंट है, और हर मार्बल की जो वॉल्यूम है वो है 10 ml। हर एक मार्बल की जो वॉल्यूम है वो है 10 ml। हमें ये नहीं बताया गया कितने मार्बल है, हमें बताया गया जितने भी मार्बल इसके अंदर हमने डाले हुए हैं, हर एक मार्बल की जो वॉल्यूम है वो है 10 ml, ठीक है भाई। A gas is filled in the balloon at a pressure of 2 atm and the total volume of the balloon is 1 liter in this condition। हमें कहा गया अब इसके अंदर जो है गैस फिल की जा रही है, अब इसके अंदर एक गैस फिल की जा रही है, और गैस जो है उसका जो प्रेशर है वो है 2 atm। जो गैस जिस प्रेशर के साथ फिल की जा रही है वो है प्रेशर 2 atm, और इसकी जो वॉल्यूम है इस कंडीशन में वॉल्यूम बना दी हमने 1 लीटर। तो मेरे पास क्या है इनिशियली, अगर मैं इनिशियल बात करता हूं तो प्रेशर जो इनिशियल प्रेशर है P1 है वो दे दिया 2 atm, और जो V1 है इनिशियल वो दे दी मुझे 1 लीटर, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 atm, यानी कि इस बैलून की जो बाहर का प्रेशर है, जो बाहर प्रेशर लगाया जा रहा है वो इंक्रीज कर दिया 4 atm तक। तो P2 जो है हमें दे दिया 4 atm, जो नया प्रेशर जो बाहर से लगाया जा रहा है वो दे दिया 4 atm, और हमें कहा गया इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 atm the volume of the balloon becomes 625 ml। अब सिंपल सी बात है, अंदर जो प्रेशर है गैस का वो तो है 2 atm, बाहर से 4 atm का प्रेशर लगाया जा रहा है, यानी कि बाहर से जो प्रेशर लग रहा है बैलून के ऊपर वो ज्यादा है, और अगर बाहर से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो बैलून क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, पास आएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो नई वॉल्यूम जो हमारे पास बनी है वो है 625 ml। अब देखो सिंपल सी बात है, लीटर दे रखा है, यहाँ पे ml दे रखा है, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 कर दिया, इसलिए मैंने वो वीडियो पहले ही बना दी थी ताकि आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है। अब हमें कहा गया नंबर ऑफ मार्बल प्रेजेंट इन द बैलून इज, तो हमें पूछा गया कि बताओ अगर ये चीजें सारी की सारी गिवन है तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मार्बल देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ मार्बल हमसे पूछा गया, नंबर ऑफ मार्बल हमसे पूछा गया, ठीक है, कितने देखने को हमें मिलेंगे। अब देखिए प्रेशर 1 दे रखा है, V1 दे रखा है, P2 दे रखा है, V2 दे रखा है, इक्वेशन लगा दो बॉयल्स लॉ वाली, कौन सी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, जो वॉल्यूम हमें गिवन है ना वो सिर्फ और सिर्फ बैलून की नहीं है, बैलून के अंदर जो मार्बल है उनकी भी है। एक मार्बल की जो वॉल्यूम है वो है 10 ml। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास टोटल जो है n मार्बल है, मेरे पास क्या है, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ मार्बल हमारे पास क्या मान लिए मैंने, n मान लिए। तो एक मार्बल की वॉल्यूम 10 ml है, तो n की कितनी हो जाएगी, n की हो जाएगी 10n ml, राइट। ये हो गई हमारे पास n मार्बल की वॉल्यूम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलून की जो वॉल्यूम है उसमें से मार्बल की वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें तो खाली बैलून की वॉल्यूम चाहिए ना, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रेशर 1 क्या दे रखा है मुझे, 2 atm, मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास क्या है बैलून की 1000 ml। अब इस 1000 ml बैलून की वॉल्यूम में से 10n जो है वो तो किसकी वॉल्यूम है हमारे पास, मार्बल की, तो माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 10n, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू P2 दे रखा 4 atm मल्टीप्लाई में 625 दे रखी है हमें बैलून की वॉल्यूम। अब इस 625 में से 10n तो क्या है हमारे पास, मार्बल की वॉल्यूम, कर दिया माइनस, ये क्या बन जाएगा, अब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास, चलो सोल्व करते हैं, इसको रब कर दो इसे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये हमारे पास, इसको ऊपर मैं सोल्व कर लेता हूं। अब देखो हमारे पास क्या बन गया, ये 2000 हमारे पास बन गया 2000 माइनस 20n इज इक्वल टू 4 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 6 5 20, 6 to the 8 9 10, 6 6 जा सॉरी 4 to the 8 9 10 और 4 से 24 25 2500 ये बन गया, माइनस
40n माइनस 40n, n हमें निकालना है, इसको उधर ले जाओ और इसको, चलो इसको तो इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 40n माइनस 20n इज इक्वल टू 2500 में से 2000 गए 500, तो 20n बन गया हमारे पास 500, n कितना आ जाएगा हमारे पास 500 बटे 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ मार्बल जो आए हैं, जो नंबर ऑफ मार्बल हमारे पास आए हैं वो कितने हैं 25, और ये किसके ऊपर बेस हमने निकाला, बॉयल्स लॉ के बेस के ऊपर। ये हमने बॉयल्स लॉ के बेस के ऊपर निकाला है कि नंबर ऑफ मार्बल जो है वो कितने हैं हमारे पास 25। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपको बॉयल्स लॉ जो है चीज समझ में आ गया होगा, इसके जो ग्राफ है वो समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे लॉ को लेके जो कि होगा चार्ल्स लॉ। तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो उसको डिले मत कीजिए लेने में, क्योंकि नोट्स आपको कंटिन्यूअसली अवेलेबल होते जा रहे हैं। कोई भी डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।